जैसे कि लॉज ऑफ मोशन शुरू हुआ आपका, तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बोला लॉज ऑफ मोशन मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक सब यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और दूसरा क्या है, किसके साथ काम करेंगे हम, फ्रिक्शन के साथ। तो ये इन दोनों सब यूनिट को कंप्लीट करने के बाद आपके सिलेबस का जो लॉज ऑफ मोशन है वो कंप्लीट हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सब यूनिट फर्स्ट हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है दैट इज फोर्स। फोर्स क्या होती है, जनरली हमें पता फोर्स क्या होती है। कोई भी बॉडी यहाँ पे ऐसी करके पड़ी हुई है, इसके ऊपर इसको जहाँ तो आप क्या करोगे, पुश करोगे, या इसको क्या करोगे, पुल करोगे। जहां तो इसको धक्का लगाओगे आगे की तरफ धकेलोगे, जहां अपनी तरफ इसको क्या करोगे, ड्रैग करोगे, अपनी तरफ खींचोगे। तो इस जनरली हम ऐसा सोच लेते हैं ये आपकी क्या होती है, फोर्स होती है। पुश या पुल क्या होती है, आपकी फोर्स होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। पुश और पुल क्या, फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं, ये क्या होती है, पुश या पुल होता है जो क्या कहता है, ट्राइज टू चेंज, जहां क्या कहता है, चेंज करता है। सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। बाकी स्टूडेंट से एक बार कंफर्म करें कि सभी फोर्स के बारे में बता रहा था। फोर्स जनरली हम बोल देते हैं पुश, जब पुल आपकी क्या होती है, फोर्स होती है। नहीं, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हो जाती है हमारी। कंप्लीट स्टेटमेंट क्या होगी, फोर्स क्या है, ये पुश होता है या पुल होता है। पुश या पुल करने के कारण अगर आपकी कोई बॉडी की स्टेट चेंज हो जाए, जब स्टेट चेंज करने की उस पुश ने और पुल ने क्या किया हो, ट्राई किया हो। दो चीजें होती है यहाँ पे, जहां तो स्टेट चेंज कर दी, जब स्टेट चेंज करने के लिए ट्राई किया, दोनों केस में हम उसको क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल जहां पे एक 1000 kg का पत्थर पड़ा हुआ था, आपने इसको पुश किया। क्या 1000 kg का पत्थर आप अपने हाथों से क्या उसको उसकी स्टेट चेंज कर सकते हो, पहले वो रेस्ट में था, आपने उसको फोर्स लगाई, फोर्स लगाई, जब फोर्स लगाने के मतलब उसको पुश किया, तो क्या आप इस पोजीशन से उसको इस पोजीशन में लेके जा सकते हो, यानी कि क्या आप उसको रेस्ट से मोशन में ला सकते हो, नहीं ला पाओगे। आपकी तरफ एक 1000 kg का बड़ा सा पत्थर आ रहा है, आप उसको पुश करते हो, क्या पुश करने से उस पत्थर को आप रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे। लेकिन इन दोनों कंडीशन में आपने जो पुश किया है, पुश करके आपने ट्राई तो किया ना, रेस्ट स्टेट को मोशन स्टेट में लाने की कोशिश की, और जो मोशन स्टेट थी उसको क्या किया आपने, रेस्ट में लाने की कोशिश की, यानी कि ट्राई किया। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, एक 50 kg का पत्थर है, वो पहले रेस्ट में था, आप उसको पुश करोगे, जब पुल करोगे तो वो किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। इतनी ताकत तो होगी आप में। और आपकी तरफ एक 10 kg का पत्थर आ रहा है, आप उसको क्या करो, पुश करो, तो पुश करके आप उसको क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। वो अलग बात है, आपको इंजरी आएगी, वो अलग बात है। लेकिन आपकी तरफ कोई 10 kg का पत्थर आ रहा है, आप उसको पुश करोगे तो उसकी स्टेट क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे आपने स्टेट को चेंज कर दिया। हम दोनों कंडीशंस को देखते हैं, पुश और पुल करने के कारण, पुश और पुल से जो जहां तो आप क्या करते हो, ट्राई करते हो, जहां क्या करते हो, चेंज करते हो। क्या करते हैं, ट्राइज टू चेंज, जहां हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं किसको, स्टेट ऑफ रेस्ट को, स्टेट ऑफ मोशन को, या डायरेक्शन को। जहां आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो, किसके कारण, पुश और पुल के कारण। उसी चीज को, उसी पुश और पुल को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, फोर्स इज डिफाइंड एज ए पुश और पुल which tries to change or change the state of rest, direction or uniform motion of the body is called force. दूसरे तरीके से इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। ये क्या है, एक्सटर्नल एफर्ट है। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, विच मूव्स और ट्राइज टू मूव द बॉडी एट रेस्ट। समझ आ रही है बात, कोई बॉडी रेस्ट में उसको ट्राई करेगा या उसको मूव करेगा, जो बॉडी किसमें है, रेस्ट में है। दूसरे का तरीका कैसे, जहां तो स्टॉप करेगा, जब ट्राई करेगा स्टॉप करने की, किसको, मूविंग बॉडी को। तीसरा, चेंज करेगा, जब ट्राई करेगा चेंज करने की, किसको, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो एक साथ स्टेटमेंट पढ़ता हूँ आपके लिए, इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। जो एक्सटर्नल एफर्ट होता है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, विच मूव्स और ट्राइज टू मूव ए बॉडी एट रेस्ट, स्टॉप और ट्राइज टू स्टॉप मूविंग बॉडी, change or tries to change the direction of motion of the body is known as force.
उम्मीद करता हूँ आपको फोर्स के बारे में समझ आया होगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर इनटू वेक्टर हमें क्या मिलती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स भी कैसी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? इसका सही मायने में देखना हो, क्योंकि आपने फोर्स इस तरफ लगाई, तो जब भी कोई चीज के ऊपर आप फोर्स लगाते हो तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड तो होगा, 10 न्यूटन लगाई, 50 न्यूटन लगाई तो मैग्नीट्यूड तो होगा, साथ में क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, वो कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साउंड क्लियर नहीं आ रही है, साउंड में तो देखो मैंने क्या बताया, फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। पहली बात देखिए, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है। जो एक्सेलरेशन होती है इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। मास कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर इनटू आपकी वेक्टर हमेशा क्या मिलेगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स भी कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। दूसरी, ऐसे जनरली बताया, कोई भी बॉडी के ऊपर जब पुश या पुल करोगे, अगर इस तरफ पुश कर रहे हो तो बॉडी इस तरफ मूव करेगी, अगर इस तरफ पुल कर रहे हो बॉडी इस तरफ मूव करेगी। तो मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड जैसे 10 न्यूटन की फोर्स है, 50 न्यूटन की फोर्स है, 70 न्यूटन की फोर्स है, तो मैग्नीट्यूड तो है, साथ में यहाँ इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और मैथमेटिकली मैंने तुम लोगों को बता दिया वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। दूसरी चीज, ये किसकी बनी हुई है? मास इंटू एक्सेलरेशन की फोर्स। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और इसको सीजीएस फॉर्म में लिखना हो तो सीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। केजी का सीजीएस फॉर्म क्या हो जाएगी? ग्राम। मीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। और सेकंड का क्या रहता है? सेकंड ही रहता है। क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा सीजीएस फॉर्म इसकी। डायमेंशनल फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखना सिखाया हुआ है। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m1। एक्सेलरेशन का क्या होता है? L1 T-2। यूनिट से भी लिख सकते हो, केजी है पावर 1, मीटर है पावर 1, टाइम सेकंड है, पावर कितनी है? -2। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा? m1 L1 T-2। जब मैंने डायमेंशनल फार्मूला पढ़ाए थे आपको तो मैंने बोला था एंटायर साइंस इसका यूज होना है। देखो बार बार यूज होगा इसका, और मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक डायमेंशनल एनालिसिस सब यूनिट नहीं की पढ़ा अच्छे से, तो वो देख सकते हैं, वापस वहां से कंप्लीट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हर चीज को हर बार मैं ऐसे नहीं बताऊंगा एक एक करके, तो वहां पे अगर उसको अच्छे से सीख लिया होगा तो आपको समझ आ गई होगी कि यस को कैसे लिखा मैंने। केजी की पावर 1 है तो यहाँ मास क्या हो जाएगा? m1। मीटर है, पावर कितनी है? 1 है, तो लेंथ का यूनिट होता है वो L1 हो जाएगा। सेकंड किसका यूनिट है? आपका टाइम का। पावर कितनी है? -2, इसलिए L-2। बहुत सारे तरीके होते हैं इसको लिखने के, सभी तरीके मैंने सिखाए हुए हैं। ये बात क्लियर होगी होगी आपको। डायमेंशनल फॉर्मूला एक और साथ में यूनिट जहाँ पे लिखा नहीं हुआ मैं ये लिख देता हूँ आपके लिए। फोर्स का एक एसआई यूनिट भी होता है, एसआई यूनिट, जो कि क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे एसआई लिखा, ये एसआई नहीं, ये एम के एस है। ठीक है, इसको एम के एस कर लो। एसआई यूनिट क्या होता है? फोर्स का न्यूटन। स्मॉल एन होगा, याद रहे। क्यों स्मॉल एन होता है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है जब मैंने आपको यूनिट्स एंड सिस्टम पढ़ाया था। और जब इसका सिंबल लिखना होगा तो क्या होगा? कैपिटल एन। क्यों कैपिटल एन होगा? क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर यूनिट है, जब भी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर यूनिट होता है तो उसको हम कैपिटल लेटर से सिंबल लिखते हैं। ये सारी बातें होगी हमारी फोर्स की। चलते हैं इनरशिया क्या होता है? व्हाट इज इनरशिया? देखिए, it is an inability of a body to change by itself its state of rest, direction or state of uniform motion along a straight line is called inertia of the body। देखिए इनरशिया क्या होता है? इनरशिया बहुत तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला, कोई भी बॉडी, स्टेटमेंट के मुताबिक कोई भी बॉडी अगर
10 की वेलोसिटी से चल रही है। याद रहे यहाँ पे जितनी भी हम बातें करेंगे वो वैक्यूम में बातें करेंगे, ठीक है। जितनी भी हम यहाँ पे बातें करेंगे, जितनी भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जितने भी हम लॉज को डिस्कस करेंगे, वो सारे के सारे आपके कैसे होंगे, वैक्यूम में, यानी कि स्पेस में। ओके, अब देखिए तो इनर्शिया क्या कहता है, कोई भी बॉडी अगर वो जैसे मूव कर रही है मान लीजिए 10 की वेलोसिटी से, तो वो हमेशा क्या करेगी, 10 की वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। अगर कोई बॉडी नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही मूव करती रहेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा कैसी रहेगी, रेस्ट में रहेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, इनर्शिया है। ये इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी बॉडी के पास एबिलिटी नहीं है कि वो खुद से अपनी स्टेट को चेंज कर सके। कोई भी बॉडी के पास क्या नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि वो खुद से अपनी स्टेट को चेंज कर सके। मैंने क्या समझाया आपको, मैंने सिंपल सी बात कही, इनर्शिया क्या होता है, इनएबिलिटी होती है, एबिलिटी नहीं, इनएबिलिटी होती है बॉडी की कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर सके। स्टेट कौन सी हो सकती है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं आ सकती, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं आ सकती, अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो अपनी खुद से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। तो अपनी स्टेट को कब चेंज करेगी, जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, तभी वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकती है। तो पढ़ते हैं बुकिश लैंग्वेज में, इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, डायरेक्शन और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। देखिए जब भी कोई बॉडी इस तरफ जा रही है, अगर आप इस बॉडी की स्टेट को चेंज करना चाहते हो, मतलब कि इसके अगर डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हो फॉर एग्जांपल, इस बॉडी के पास इतनी कैपेसिटी होती है, ये चाहती है कि मेरी स्टेट ना चेंज हो। अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी ना, बड़ा सा पत्थर है, आप उसको धक्का लगाओ, जैसे धक्का लगाओगे देखना वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा। बड़ा पत्थर की बात कर रहा हूँ, छोटा तो होगा उसके ऊपर तो आप सफिशिएंट फोर्स लगा ही दोगे, लेकिन एक बड़ा सा ट्रक है, ट्रक को देखना आप धक्का लगाओगे, देखना वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास एक एबिलिटी होती है। कौन सी एबिलिटी होती है, कि वो अपनी स्टेट को चेंज ना होने दे, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देता। इनर्शिया को हम ऐसे भी समझा सकते हैं, मतलब कि उसके पास एक एबिलिटी होती है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की मदद से वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देता। जब हम इसको उल्टे तरीके से भी समझ सकते हैं, कैसे, जो इनएबिलिटी है बॉडी की कि वो अपने आप से कोई स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाए, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाए। और दूसरे तरीके से भी मैंने आपको समझा दिया कि वो प्रॉपर्टी होती है ये कोई बॉडी की जो क्या करती है, अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देती। और ये जो इनर्शिया है, इट डिपेंड अपॉन मास। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये मास के ऊपर। जितनी बड़ी बॉडी होगी उतना ज्यादा उसके पास इनर्शिया होगा। एक साइकिल है और एक ट्रक है, ये भी 10 की स्पीड की से आपकी तरफ आ रहा है और साइकिल भी 10 की स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है। दोनों मोशन में है, दोनों कौन सी स्टेट में है, मोशन की स्टेट में है। अब ये दोनों आपकी तरफ आ रहे हैं, साइकिल 10 की स्पीड से आ रहा है, आप साइकिल को धक्का लगा के रोक सकते हो। क्यों रोक सकते हो, क्योंकि साइकिल का मास कम है। मास कम है तो इसके पास इनर्शिया कम होगा। इनर्शिया कम है तो मतलब इसके पास क्या है, जो एबिलिटी है अपनी स्टेट को चेंज करने से जो रोकती है, इसके पास जो एबिलिटी होती है अपनी स्टेट को चेंज नहीं करने देती। इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी है कि किसी को अपनी स्टेट चेंज नहीं करने देती। तो इसका मास कम है तो इसके पास भी वो इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। इसलिए इसकी हम स्टेट को क्या कर सकते हैं, इजिली चेंज कर सकते हैं, यानी कि मोशन को किस में ला सकते हैं, रेस्ट में ला सकते हैं। लेकिन ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया क्या है, एबिलिटी है बॉडी की, प्रॉपर्टी है बॉडी की, जो क्या करती है अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देती। तो इसका मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा है, मतलब कि इसके पास ज्यादा ताकत है कि किसी को अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देगी। आज ये भी 10 की स्पीड से रही थी, तो आप खुद सोच के देखो क्या ट्रक को आप रोक पाओगे, खुद साइकिल को तो रोक लिया, ट्रक को नहीं रोक पाओगे। क्यों नहीं रोक पाओगे, आज आपको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि इसका इनर्शिया क्या होता है, ज्यादा होता है, साइकिल का इनर्शिया क्या है, कम है। क्या ये बातें क्लियर हुई सभी को। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, दैट इज हैवियर द बॉडी ग्रेटर द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट। ज्यादा हैवी बॉडी होगी तो उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स चाहिए, हेंस ग्रेटर फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस ग्रेटर इज इट्स
इनर्शिया, और उल्टा भी सही है। उल्टा सही का मतलब क्या, हैवी नहीं होगी बॉडी, लाइट वेट होगी, जड़ की मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। इनर्शिया कम होगा, उसको रोकने के लिए हमें फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी, यानी कि उसका क्या है, उसके पास जो एबिलिटी है अपनी स्टेट को चेंज ना होने देने की, वो क्या है, कम है। जस्ट क्लियर है इनर्शिया, ओके वेरी गुड। विनोद का नमस्ते आया है, नमस्ते विनोद, नया वाला विनोद है ना, पुराना नहीं, पुराना जाने की डिगरा, विनोद डिगरा, वो तो रेगुलर स्टूडेंट है। ओके, ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी तुम लोगों को। यहाँ पे देखो एग्जांपल भी लिखी हुई है थी, राइडिंग ऑन द हॉर्स, ये कौन सी है, ये बात की बातें हैं, इनको बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ इनर्शिया हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको इनर्शिया समझ आ गया तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी समझ आ गया, समझो फिर सर क्लियर है। उमेश भी आज बहुत दिनों के बाद आया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ सिंपल सी बात है, जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे वो ही आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ। पहले सारे अपनी अटेंडेंस देंगे, फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम डिस्कस करेंगे, पूरा वही चीज है। देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ इनर्शिया। ये किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर बेस्ड है, अभी मैंने बोला। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a body continue to be in its state of rest, uniform motion or of direction along a straight line unless it is acted upon by some external force to change its state। नहीं समझ आई, अभी समझाता हूँ। देखो क्या मतलब है, बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, पहली बात तो ये तो समझ आ गई, लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर बेस्ड है। अब क्या कहा न्यूटन ने कहा कोई भी बॉडी है वो कंटिन्यू रहेगी अपनी स्टेट में, कौन सी स्टेट में, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और ऑफ डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन। कोई भी बॉडी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a body continue to be in state of rest, in state of uniform motion and in direction along a straight line unless, ये कब तक ऐसा रहेगा, unless it is acted upon by, जब तक इसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो ये चीजें, ये कंडीशन कब तक सेटिस्फाइड रहती है, जब तक आप बाहर से unless an external force is not applied। जब आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दी ऑटोमेटिकली डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अगर रेस्ट में है बॉडी तो मोशन में आ जाएगी, मोशन में आ तो रेस्ट में आ जाएगी, नॉर्थ में चल रही है तो साउथ में चलने लगेगी, है ना, एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको। तो ये कंडीशन जो है स्टेट चेंज नहीं होने की, ये तभी तक लागू रहेगी जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको समझ आया होगा, लैंग्वेज में एक बार रिपीट कर देता हूँ। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ इनर्शिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a body continue to be in state of rest, uniform motion or of direction along a straight line unless it is acted upon by some external force to change its state। ये तीन किस्म क्या बनता है, तीन टाइप्स बनती है यहाँ पे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तीन किस्म की इनर्शिया होगी। एक कौन सा होगा, रेस्ट वाला, एक कौन सा होगा, मोशन वाला, और तीसरा कौन सा होगा, डायरेक्शन। पहला देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसका क्या मतलब है, बस आपने वर्डिंग एक दो वर्ड चेंज हो गए, बस स्टेटमेंट बन जाएगी आपकी। पहला समझ लो, बाकी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। इट इज इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ये क्या होती है, इनएबिलिटी होती है कोई बॉडी की, कि वो क्या ना कर सकती है अपनी स्टेट को, कौन सी स्टेट, कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं, रेस्ट वाला, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो वो अपनी स्टेट को, कौन सी स्टेट, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती खुद से। कब तक नहीं कर सकती, until and unless external force is not applied। ये होता है inertia of rest। नहीं समझ आई, अगला समझो, ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। सेकंड वाला inertia of motion, it is the inability of a body, same चीज, it is the inability of a body to change by itself its state of, कौन सा पढ़ रहे हैं, inertia of motion। तो by itself its state of motion, वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती कोई भी बॉडी until and unless an external force is not applied। until and unless an external force is applied, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी हो
तब तक वो अपनी स्टेट को, कौन सी स्टेट को, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती, जानी सी मोशन से वो रेस्ट में नहीं आ सकती। अगर वो 10 की स्पीड से चल रही है, हमेशा 10 की स्पीड से चलती रहेगी। तीसरा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ। वो खुद से क्या नहीं चेंज कर सकती, इट इज इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन until and unless an external force is applied। तो वो क्या होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगा। क्या ये तीनों चीजें आपको समझ आई कि नहीं आई, इसमें किसी को कोई डाउट है?